तो कल बताया था समाकारिता की अष्टी, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, इसको कैसे परिभाषित किया था थोड़ा सा बताते हैं कि जी और जी डैश दो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं, तब जी से जी के बीच में एक मैपिंग एफ है जो होमोमॉर्फिज्म टाइप की है, तब जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित हैं, जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित हैं, ई डैश से जो एलिमेंट संबंधित हैं, उन एलिमेंट का समुच्चय कहलाता है क्या, उन एलिमेंट का समुच्चय कहलाता है कर्नल ऑफ एफ। क्या कहलाता है? कर्नल ऑफ एफ। तो कर्नल ऑफ एफ में कौन कौन एलिमेंट होंगे जो ई डैश से संबंधित हैं? तो ई डैश से संबंधित होने वाला एलिमेंट ए है, ठीक है, और बी है, तो ये कर्नल कहलाएगा, ठीक है। तो कर्नल ऑफ एफ में जो एलिमेंट हैं वे जी के ही एलिमेंट हैं कि नहीं है? कौन कौन एलिमेंट जी के आगे कर्नल में? जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित थे, ठीक है। तो जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट से संबंधित हो, तत्समक अवयव से संबंधित हो, एफ का कर्नल कहलाता है। इसे हम कर्नल ऑफ एफ या के से डिनोट करते हैं, ठीक है। कर्नल ऑफ एफ या के से डिनोट करते हैं। ये कहेंगे कि यदि ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, तो ए में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा? ई डैश। यदि बी बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ तो क्या होगा? बी में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा? ई डैश आएगा। यदि सी बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, ठीक है, तो सी में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा? ई डैश आएगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट है तत्समक अवयव से संबंधित होते हैं जी डैश के, तो वे सब किसमें होते हैं? कर्नल में उपस्थित होते हैं। किसमें होते हैं? कर्नल में। कर्नल को अंग्रेजी हिंदी में क्या बोलते हैं? आष्टी, समाकारिता की आष्टी, ठीक है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो जी और जी डैश दो क्या हैं? गुणात्मक समूह हैं। एफ जी से जी डैश में होमोमॉर्फिज्म है। क्या है? होमोमॉर्फिज्म है, जिसको समाकारिता भी कहते हैं। तब जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हों, जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हों, एफ का कर्नल कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ एफ या के से डिनोट करने की परंपरा है। कर्नल ऑफ एफ या के से डिनोट करने की परंपरा है, ठीक है ना। तो ये बताए थे यहीं तक, ठीक है। अब देखो इस पर समाकारिता पर जो पहली प्रमेय है वे ये है। फर्स्ट थ्योरम, थ्योरम फर्स्ट, समाकारिता पर प्रमेय, थ्योरम पहली प्रमेय। यदि एफ जी से जी डैश में एक समूह समाकारिता है, यदि एफ जी से जी डैश में एक समूह कहाँ जा रहे हो? समूह आना ना पड़े हमको, समाकारिता है, समूह समाकारिता है। तो नंबर फर्स्ट एफ ई बराबर ई डैश, जहाँ ई और ई डैश क्रमशः जी और जी डैश के तत्समक अवयव है, जहाँ ई व ई डैश जी व जी डैश के तत्समक अवयव हैं, तत्समक अवयव हैं। और दूसरा ये सिद्ध करना है कि एफ ए का इनवर्स बराबर, ए का इनवर्स बराबर एफ ए का होल इनवर्स फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी, फॉर ऑल ए बिलोंग इन जी। प्रूफ, प्रूफ माना, लिखो, दिया है, सबसे पहले लिखोगे कि जी व जी डैश दो समूह हैं। एफ जी से जी डैश में एक समूह समाकारिता है, समूह समाकारिता है। तब हमें सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है नंबर फर्स्ट एफ ई बराबर ई डैश और सेकंड
एफ ए का इन्वर्स बराबर एफ ए का होल इन्वर्स, ये प्रूव करना है फॉर ऑल ए बिलोंगिंग जी। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो माना ए बिलोंगिंग जी तो इम्प्लाइज एफ ए बिलोंगिंग जी डैश। तो यहाँ पे क्या होगा, तो एफ ए में ई डैश का गुणा करोगे तो एफ ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। देखो ए जी का एलिमेंट है तो एफ ए जी डैश का एलिमेंट है, और जी डैश का तत्समक अवयव क्या है, ई डैश है, लिखा ना है जी और जी डैश के तत्समक अवयव है, ई तत्समक अवयव है जी का, और ई डैश किसका है, जी डैश का। ठीक है, तो एफ ए भी जी डैश का एलिमेंट है, जी डैश का तत्समक अवयव ये है, तो तत्समक अवयव को गुणा करने से इस अवयव में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या लिखेंगे, तत्समक अवयव की परिभाषा से, तत्समक अवयव की परिभाषा से। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ है तो ए को ए ई भी लिख सकते हैं, जानते हो ए ई बराबर ए होता है। फिर क्या लिख देंगे, एफ समाकारिता है तो एफ ए और एफ ई अलग अलग लिख सकते हैं, एफ ए और एफ ई अलग अलग। एफ जी से जी डैश में समाकारिता है, समूह समाकारिता है, इसलिए समाकारिता है, इसलिए ऐसा लिख दिया गया। तो यहाँ देखो एफ ए और ई डैश बराबर क्या आ गया, एफ ए और एफ ई। अब सुन लो, यहाँ पे बाईं ओर से एफ ए को हटा दो, ये क्या कहलाएगा, कौन सा नियम, दोनों साइड के बाईं पक्ष से एफ ए को हटा दो, वाम निरसन नियम। क्या कहलाएगा, वाम निरसन नियम, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, वाम निरसन नियम, वाम निरसन नियम, या इसी को क्या बोलते हैं, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ, लेफ्ट कैंसलेशन लॉ। तो आ गया एफ ई बराबर ई डैश, एफ ई बराबर ई डैश सिद्ध हो गया कि नहीं, हेंस प्रूव्ड। एफ ई बराबर ई डैश, ठीक है। अब दूसरा भाग देखते हैं। दूसरा भाग, टू प्रूफ, दूसरा भाग क्या है, पार्ट सेकंड टू प्रूफ सिद्ध करना है एफ ए का इन्वर्स बराबर एफ ए का इन्वर्स। ठीक है, देखो माना ए बिलोंगिंग जी तो इम्प्लाइज ए इनवर्स बिलोंगिंग जी, क्योंकि जी में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होता है, क्योंकि जी में समूह में प्रत्येक समूह जी में प्रत्येक अवयव के प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व होता है, माना ए बिलोंगिंग जी तो ए इनवर्स बिलोंगिंग जी, ई डैश बराबर एफ ई डैश बराबर एफ ई।
तो ई डैश बराबर हम क्या लिख सकते हैं एफ ई के स्थान पे ए इनवर्स लिख सकते हैं, क्योंकि ए इनवर्स बराबर ई होता है। अब एफ समाकारिता है कि नहीं है, एफ समाकारिता है, इसको अलग अलग लिख सकते हैं एफ ए का इनवर्स, एफ ए का इनवर्स। रीजन क्या लिखोगे कि एफ जी से जी डैश में क्या है, समूह समाकारिता है, समूह समाकारिता है, समूह समाकारिता है। तो जब दो अवयवों के बीच में संक्रिया गुणन लगाने से तत्समक अवयव मिल रहा है, तो ये दोनों अवयव क्या होंगे, देखो ये भी जी डैश का अवयव है, ये भी जी डैश का अवयव, क्योंकि एफ लगा है, ये भी जी डैश का अवयव एफ लगा है, ठीक है। तो जी डैश के दो अवयवों के बीच में गुणा लगाने से जी डैश का तत्समक अवयव आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम होंगे। जी डैश है कि ना तत्समक अवयव आ रहा है, जब दो अवयवों के बीच जी डैश के दो अवयवों के बीच जी डैश की संक्रिया लगाने से जी डैश का तत्समक अवयव आ रहा है, इसका अर्थ ये हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, दोनों एक दूसरे के प्रतिलोम हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ए का इनवर्स एलिमेंट एफ ए का इनवर्स है, ठीक है, स्पष्टतः एफ ए व एफ ए इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव हैं, एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव हैं, प्रतिलोम अवयव हैं। इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, एफ ए का इनवर्स बराबर एफ ए का इनवर्स, प्रूव। लिख लिए। अब समाकारिता पर प्रथम प्रमेय, समाकारिता पर द्वितीय प्रमेय और समाकारिता पर तृतीय प्रमेय, तीन प्रमेय हैं, ठीक है। तो समाकारिता पर जो तृतीय प्रमेय है उसको कहते हैं, कहाँ तक ये वाला है सर? यहाँ स्पष्टता है एफ ए और एफ ए इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव हैं, इसलिए एफ ए का इनवर्स बराबर एफ ए का ही इनवर्स। बस इतना, ये नीचे निकला देते हैं। लिख लिए। तो अगली प्रमेय है फर्स्ट स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट थ्योरम ऑन। प्रथम नंबर में थ्योरम ये है, पर ये फर्स्ट नंबर थ्योरम के नाम से जानी नहीं जाती, इसकी रास्ते में ज़रूरत है इसलिए बताए हैं। समाकारिता पर प्रथम प्रमेय दूसरी अभी बताने वाला हूँ, स्टेट एंड प्रूफ फर्स्ट थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, समाकारिता पर प्रथम प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। समाकारिता पर प्रथम प्रमेय समाकारिता पर प्रथम प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, समाकारिता पर प्रथम प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। लिख लिए। अब देखो, तो समाकारिता पर प्रथम प्रमेय का कथन क्या है, इसको अच्छे से समझ लो पहले।
इसका कथन लिखते हैं स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जिसको कथन कहते हैं हिंदी में। यदि एफ जी से जी डैश में समूह समाकारिता है, यदि एफ जी से जी डैश में समूह समाकारिता है, समूह समाकारिता है तथा ई व ई डैश जी व जी डैश के तत्समक अवयव हों, तत्समक अवयव हों, तत्समक अवयव हों, समूह समाकारिता हो। क्वेश्चन थोड़ा सा कथन में गलत हो गया, लिख लिए। यदि एफ जी से जी डैश में समूह समाकारिता है, इतना ही लिखे थे, लिख चुके थे। तो एफ का कर्नल, तो एफ का कर्नल के जी का प्रसामान्य उपसमूह होता है, जी का प्रसामान्य उपसमूह होता है, जी का प्रसामान्य उपसमूह होता है। ठीक है, कर्नल को, जैसे वहाँ सेंटर ऑफ ग्रुप को हम प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध किए थे ना, तो यहाँ क्या कर्नल ऑफ एफ को भी हम प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करेंगे। कर्नल ऑफ एफ को क्या सिद्ध करेंगे? प्रसामान्य। ठीक है, तो कर्नल ऑफ एफ को प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करने के लिए तो आपको कर्नल तो जान चुके हो कि जी और जी डैश दो समूह हो और एफ जी से जी डैश में क्या हो? समूह समाकारिता हो। तो जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हो, एफ का कर्नल कहलाता है। तो एफ का जो कर्नल है वो जी का क्या कहलाएगा? प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध कहलाएगा। ये सिद्ध करेंगे हम, नहीं कि एफ का जो कर्नल है वो जी का प्रसामान्य उपसमूह होता है। ठीक है, तो के का मतलब क्या हुआ? कर्नल। कर्नल ऑफ एफ का मतलब ये हुआ कि ए बिलोंग इन जी सच दैट एफ ए बराबर ई डैश, जहाँ ई डैश जी का जी डैश का तत्समक अवयव है। ठीक है, तो इसको हम क्या दिखाना पड़ेगा? इस कर्नल को, के को आप प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करना चाहते तो पहले क्या सिद्ध करोगे? इसको उपसमूह सिद्ध करोगे। प्रसामान्य उपसमूह कौन होता है? जो उपसमूह हो पहले। तो उपसमूह सिद्ध करने का क्या तरीका है? जैसे जी एक ग्रुप है, एच जी का एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स को उपसमूह सिद्ध करना हो तो क्या करते हैं? ए बी बिलोंग इन एच, तो ए इंटू बी इनवर्स बिलोंग इन एच दिखा दो तो एच क्या हो जाता है? उपसमूह, उपसमूह हो जाता है। ठीक है, फिर यदि एच को प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करना है तो क्या सिद्ध करते हैं? फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी, एच बिलोंग इन एच, तो क्या लिख दें? एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, तो एच क्या हो जाता है? प्रसामान्य उपसमूह हो जाता है ना। तो पहले क्या दिखाना होगा? कर्नल ऑफ एफ को उपसमूह सिद्ध करना होगा। जब उपसमूह सिद्ध हो जाएगा तब उसको प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध किया जाएगा। जैसे सेंटर ऑफ ग्रुप को सिद्ध किए थे कल, किसी समूह का केंद्र प्रसामान्य उपसमूह होता है, उसी प्रकार यहाँ भी सिद्ध करेंगे कि एफ का कर्नल भी क्या होता है? प्रसामान्य उपसमूह होता है। तो एफ का कर्नल क्या है? कैसे परिभाषित करोगे? माना एफ जी और जी डैश दो समूह हैं। ठीक है, एफ जी से जी डैश में एक समूह समाकारिता है, तब जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हो। जी के उन अवयवों का समुच्चय, जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के तत्समक अवयवों से संबंधित हो, एफ का कर्नल कहलाता है। ऐसे बोला करो, यहाँ पे रास्ते में चलते भी है। जी या जी डैश दो समूह हैं, एफ जी से जी डैश में एक समूह समाकारिता है, तब जी के उन अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के तत्समक अवयव से संबंधित हो, एफ का कर्नल कहलाता है। इससे कर्नल ऑफ एफ या किससे डिनोट करने की परंपरा है। तो कर्नल ऑफ एफ क्या होगा? जी का प्रसामान्य उपसमूह होगा, ये सिद्ध करना है। कर्नल ऑफ एफ जी का क्या होगा? प्रसामान्य उपसमूह होगा, ये सिद्ध करना है। तो ये देखो इसका प्रूफ, अब प्रूफ प्रमाण मान दिया है
एफ जी से जी डैश में समूह समाकारिता है। तब समूह जी के उन अवयवों का समुच्चय, अवयवों का समुच्चय जो जी डैश के तत्समक अवयव ई डैश से संबंधित हों, एफ का कर्नल कहलाता है, कर्नल कहलाता है। इसे कर्नल ऑफ एफ या के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं, अर्थात के कहो चाहे कर्नल ऑफ एफ कहो, इज इक्वल टू ए बिलोंगिंग जी सच दैट एफ ए इज इक्वल टू ई डैश, जहाँ ई डैश जी डैश का, ई डैश जी डैश का तत्व समक अवयव है, तत्समक अवयव है, जहाँ ई डैश जी डैश का तत्समक अवयव है। ठीक है, चित्र ऐसे बना सकते हो, ये जी है और ये जी डैश है, ऐसे ऐसे ए और बी, यहाँ ई डैश है और ये ई डैश है, ये सी। कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू ऐसी एफ सी से संबंधित है मान लो, तो कर्नल ऑफ एफ में कौन कौन एलिमेंट होंगे, ए और बी, कौन जो संबंधित है ई डैश से, इससे संबंधित है ई डैश से, यही कर्नल ऑफ एफ कहलाएगा, जिसको हम के भी कहते हैं। एफ क्या है, समूह समाकारिता है जी से जी डैश में। तब हमें सिद्ध करना है, कि कर्नल ऑफ एफ जी का, कर्नल ऑफ एफ या के, कर्नल ऑफ एफ या के जी का प्रसामान्य उपसमूह है, प्रसामान्य उपसमूह है। तो के को जी का, के को कर्नल के को, कर्नल के को जी का प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करने के लिए, उपसमूह सिद्ध करने के लिए सबसे पहले कर्नल ऑफ के, कर्नल के को उपसमूह सिद्ध करना होगा, उपसमूह सिद्ध करना होगा। प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करने के लिए पहले क्या सिद्ध करना होगा, उपसमूह, उपसमूह सिद्ध करना होगा पहले। के को उपसमूह सिद्ध करना होगा, कर्नल ऑफ के को क्या सिद्ध करना होगा, कर्नल के को उपसमूह सिद्ध करना होगा, उपसमूह सिद्ध करना होगा। उपसमूह सिद्ध करते हैं, तो माना
ए और बिलोंगिंग के और बी बिलोंगिंग के, तो क्या होगा, ए में एफ लगा देंगे तो ई डैश आ जाएगा, बी में एफ लगा देंगे तो ई डैश आ जाएगा। कर्नल की परिभाषा से, कर्नल के की परिभाषा से तब हम एफ गुणे एफ ए बी के इनवर्स पर विचार करते हैं। तो क्या होगा, एफ ए, ये हो जाएगा एफ बी का इनवर्स। रीजन क्या लिखेंगे, एफ जी से जी डैश में समूह समाकारिता है, समूह समाकारिता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एफ ए लिखेंगे और इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बी का होल इनवर्स। अभी थ्योरम प्रूव किए हैं, एफ बी का होल इनवर्स बराबर होता है एफ बी का इनवर्स। अब यहाँ पे देखो, एफ ई के स्थान पे, एफ ए के स्थान पे क्या लिख दोगे, ई डैश, एफ बी के स्थान पे क्या लिख दोगे, ई डैश, यहाँ ई डैश का इनवर्स, तभी ई डैश आएगा। तो एफ ए बी का इनवर्स बराबर ई डैश आ गया। तो जिस एलिमेंट में एफ लगाने से ई डैश आ जाए वो एलिमेंट किसका कहलाता है, कर्नल का। देखो ना, ए बी इनवर्स में एफ लगाए थे, आंसर क्या है, ई डैश। जो ई डैश आ जाए आंसर, तो इस अवयव जिसमें एफ लगाए हो वो किसका एलिमेंट कहलाएगा, कर्नल का। किसका एलिमेंट कहलाएगा, कर्नल का। तो ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट हो गया। इट मीन्स, जिसका अर्थ है कि ए बी इनवर्स बिलोंगिंग के। तो इस प्रकार ए कामा बी बिलोंगिंग के लिए हम पाते हैं क्या, ए बी इनवर्स बिलोंगिंग के। इसलिए कर्नल के जी का उपसमूह हुआ। अब के को प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करेंगे, के को प्रसामान्य। अब हमें कर्नल के को प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध करना है। कोई उपसमूह होगा उसी को प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। जो विधायक है वही सीएम बन सकता है, ये नहीं कि कोई आम आदमी बन जाएगा सीएम। तो पहले क्या दिखाना पड़ेगा कि विधायक है कि नहीं है, यानी वे अभी उपसमूह है कि नहीं है। तब अभी तो हम उपसमूह दिखाए कि उपसमूह है। अब ये सीएम बनने का पात्रता रखता है। अब देखते हैं वो कसौटी में खरा उतारेगा तो हो जाएगा। तो जैसे मान लो यदि एन को नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करना है तो क्या लेते हैं, स्मॉल एन बिलोंग एच को नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करना हो तो एच बिलोंग इन एच और फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी। तो क्या दिखाते हैं, एक्स से एच, एक्स इनवर्स बिलोंग इन एच, यही ना। तो एच क्या हो जाएगा, प्रसामान्य उपसमूह हो जाता है। तो एच को प्रसामान्य उपसमूह सिद्ध नहीं करना, किसको करना है, के को। तो क्या लेंगे, स्मॉल के बिलोंग इन कैपिटल के और फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी। तो क्या दिखाएंगे, एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग इन के। तो के क्या हो जाएगा, नॉर्मल सबग्रुप। एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग इन के नॉर्मल सबग्रुप हो जाएगा। क्योंकि एच को नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करना हो तो एच बिलोंग इन एच लेते हैं, फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी के लिए क्या मिलना चाहिए, एक्स से एच, एस इनवर्स बिलोंग इन एच। तो के को नॉर्मल सबग्रुप सिद्ध करना है, स्मॉल के बिलोंग इन के ले लिए, फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी के लिए क्या मिलना चाहिए, एक्स के एस इनवर्स बिलोंग इन के। तो के क्या हो जाएगा, प्रसामान्य उपसमूह। क्या क्या हो जाएगा, के प्रसामान्य उपसमूह। इसको बार बार लिखने से क्या फ़ायदा होता है कि अभी तो मान लो परिभाषा क्लियर नहीं रहती, आज लिखे कल लिखे परसों जो लगातार जब लिखोगे ना
तो 4-6 दिन बाद कर्नल की परिभाषा आपको स्पष्ट, अभी तो हम समझा पहले दिन दिए, परंतु आपके दिमाग में भी अच्छे से बैठी नहीं है। तो जब कर्नल की परिभाषा समझ में आएगी, समूह समाकारिता क्या है, ये धीरे धीरे समझ में आएंगे, इकट्ठे नहीं आते। ठीक है, इसीलिए कहते हैं 4 घंटे के अंतराल में 4 बार लिखो तो चौथी बार समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करने का, जल्दी समझना है तो इससे आसान तरीका कोई नहीं है। ठीक है, जल्दी समझना चाहते हो, 24 घंटे के अंदर तैयार करना चाहते हो, तो कोई थ्योरम को 24 घंटे में 4 बार लिख दो, 4 घंटे 5 घंटे के अंतराल में, तो भूलने बिसरने का काम हो जाता है। इतने में लिखे, कुछ भूल गया, फिर से फुल लिखे तो फिर से याद आ गया, फिर से लिखे 5 घंटे, कुछ से भूल गया, फिर से लिखे, तो बार बार देखोगे तो क्या होगा, फिर लगेगा हाँ ये कर्नल की परिभाषा ये हमको समझा रहे थे, हम उस समय समझ नहीं पा रहे थे, है ना। तो वो सब चीज़ें जो बोले हैं वहाँ फिर सुनाई देने लगेगा। 24 घंटे के अंदर रिवीजन करोगे तो आगे बढ़ती है, 24 घंटे से अधिक होगा तो पीछे घटने लगती है, वो सीधे सीधे हमारे पास लौट आएगी यदि हम तैयारी नहीं किए। ठीक है, तो देखो आगे अब क्या सिद्ध करेंगे, कर्नल ऑफ के को प्रसामान्य उपसमूह। अभी क्या सिद्ध किए, उपसमूह। हमारा सिद्ध करना गोल तो प्रसामान्य ही उपसमूह सिद्ध करना था, लेकिन प्रसामान्य उपसमूह डायरेक्ट नहीं सिद्ध किया जा सकता जब तक वे उपसमूह न हो। ठीक है, तो लिखो दूसरे पार्ट, माना स्मॉल के बिलोंग इन कैपिटल के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग इन जी के लिए हम देखते हैं, एक्स और के, एक्स इनवर्स में एफ लगा के देखते हैं। क्यों एफ लगा के देखते हैं, क्योंकि यदि एक्स के एक्स इनवर्स किसके एलिमेंट आ जाए, के का, तभी ना प्रसामान्य कहलाएगा। तो इसमें जब एफ लगा देंगे और यदि ई डैश आ जाएगा तभी ये कहलाएगा के का एलिमेंट, कर्नल का। ठीक है, तो इसमें एफ लगा के क्यों विचार कर रहे हैं, कि जिस एलिमेंट में एफ लगाते हैं तो ई डैश आता है, वही कर्नल का एलिमेंट कहलाता है। इसीलिए इस एलिमेंट में एफ लगाकर हम विचार कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि एफ लगाने से आंसर ई डैश आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यदि आ गया तो कर्नल का एलिमेंट हो जाएगा ये। ठीक है, तो जब के बिलोंग इन के, तो यहाँ पे इम्प्लाइज क्या होगा, कर्नल का एलिमेंट कौन होता है, जिसमें एफ लगाने से ई डैश आता हो। तो एफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डैश ना, कर्नल का एलिमेंट कन्फर्म बताना है यहाँ। अब देखते हैं एफ क्या है, समूह समाकारिता है, इसलिए एफ को तीनों के साथ अलग अलग कर सकते हैं, एफ एक्स, एफ के, एफ एक्स इनवर्स। रीजन क्या है, एफ जी से जी डैश में समूह समाकारिता है, समूह समाकारिता है। और ये क्या लिख दोगे, एफ एक्स, इसको लिख दो ई डैश, इसको लिख सकते हो एफ एक्स का होल इनवर्स। अब ई डैश का गुणा करने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जी डैश का एलिमेंट तो ये है। ठीक है, तो यहाँ पे एफ एक्स रहेगा और ये एफ एक्स का इनवर्स हो गया। अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है तो ई डैश आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख दोगे तत्समक कर्नल की परिभाषा से, कर्नल के की परिभाषा से, यहाँ लिखोगे तत्समक अवयव की परिभाषा से, अवयव की परिभाषा से। क्यों, क्योंकि ई डैश का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तत्समक अवयव की परिभाषा लग गई है ना। अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स एलिमेंट हैं, इसलिए तत्समक अवयव आ गया। तो क्या लिखोगे, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। ठीक है, अब देखो एक्स के एक्स इनवर्स में एफ लगाने से ई डैश आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, जिस एलिमेंट में एफ लगाने से ई डैश आ जाता है वह एलिमेंट किसका एलिमेंट कहलाता है, के का। ठीक है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कर्नल, कर्नल की परिभाषा से, कर्नल की परिभाषा से एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग इन क्या हो गया, के, एक्स के एक्स इनवर्स बिलोंग इन
के। अतः इस प्रकार लिख लो, इस प्रकार स्मॉल के बिलोंग इन कैपिटल के और फॉर ऑल एस बिलोंग इन जी के लिए हम पाते हैं एक्स और के एक्स इनवर्स बिलोंग इन के, जिसका अर्थ है कर्नल ऑफ के, कर्नल के जी का प्रसामान्य उपसमूह है, प्रसामान्य उपसमूह है, कर्नल के जी का प्रसामान्य उपसमूह। तो ये फर्स्ट थ्योरम होमोमॉर्फिज्म की सिद्ध हो गई। लिख ले, समूह समाकारिता पर प्रथम प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए। तो इसी को सिद्ध करोगे, कर्नल ऑफ एफ जी का प्रसामान्य उपसमूह होता है ना। भले ये दूसरे नंबर में है पर इसका नाम ये समाकारिता के प्रथम प्रमेय यही है, जबकि हम बताए इसके पहले भी एक थ्योरम है, उसकी ज़रूरत थी यहाँ, लेकिन यहाँ समूह समाकारिता के नाम से जब प्रमेय आएगी ना तो यही है। प्रथम समाकारिता पर प्रथम प्रमेय लिखिए और सिद्ध कीजिए, तो यही प्रमेय सिद्ध करोगे। ठीक है। अब एक और थ्योरम बताते हैं, पर वह समाकारिता के द्वितीय प्रमेय नहीं है। द्वितीय प्रमेय के लिए माहौल तैयार करने का काम करेगी, वो भी आती है, पर आएगी समाकारिता की द्वितीय प्रमेय लिखिए सिद्ध, तो आगे आने वाली है, उसको ही बताते हैं ना। फिर तृतीय प्रमेय को फंडामेंटल थ्योरम कहते हैं, मूलभूत प्रमेय। समाकारिता पर मूलभूत प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। लिख लिया इसको। अगली थ्योरम देखो, समूह जी की समूह जी डैश से समाकारिता एफ, समूह जी की समूह जी डैश से समाकारिता एफ, समाकारिता एफ जिसका कर्नल के है, जिसका कर्नल के है, कर्नल के है, एकैक समाकारिता होगी, एकैक समाकारिता, एकैक समाकारिता होगी यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट ई, सिंगल्टन सेट ई। ठीक है। देखो कहना क्या चाहते हैं इस थ्योरम में, इसका मतलब क्या है सुन लो पहले। जी से जी डैश के बीच में एफ क्या है, समूह समाकारिता है, इस बात का आपको पता है। ठीक है। अब ये समूह तो एफ का कर्नल क्या है, के है, कर्नल क्या है, के। तो ये एकैक समाकारिता होगा कब, यदि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट ना हो।
कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट ना हो तो ये समाकारिता एफ एकाएक समाकारिता होगी। क्या होगी? एकाएक समाकारिता। तो समाकारिता भी हो और एकाएकी भी हो, जिसको वन वन भी कहते हैं, है ना, वन वन या इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, तो एकाएक समाकारिता होगी। तो यहाँ पे देखो क्या करोगे, एकाएक समाकारिता सिद्ध करने के लिए क्या लेंगे कि एक बार हम क्या मानकर चलेंगे कि एफ जी से जी डैश में एकाएक समाकारिता है, तो दिखाएंगे कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, यदि हम ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ लेंगे तो कर्नल की परिभाषा से एफ ए बराबर क्या हो जाएगा? ई डैश। अभी थ्योरम प्रूव किए हैं, एफ ई बराबर ई डैश सिद्ध किए हैं ना, पहली थ्योरम आज। तो एफ ए बराबर ई डैश, एफ ई बराबर ई डैश, दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा? सेम। तो क्या होगा? एफ ए बराबर एफ ई हो गया। अब हम क्या मान कर चले हैं? समूह एफ को समूह समाकारिता, एकाएक समाकारिता मान कर चले हैं। तो जब एकाएक समाकारिता मान कर चले हैं तो एकाएक होने के लिए क्या शर्त है? दो अवयवों का प्रतिबिंब बराबर होने पर बिंब बराबर हो जाता है, तब एफ एकाएक कहलाता है। प्रतिबिंब बराबर हो, जैसे मान लो एफ एस बराबर एफ वाई लेकर चलें तो क्या दिखा दें? एस बराबर वाई, तो एफ एकाएक कहलाएगा। एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलें तो क्या दिखा दें? ए बराबर बी, तो एफ एकाएक ही कहलाएगा। ठीक है, एफ सी बराबर एफ डी लेकर चलें तो क्या दिखा दें? सी बराबर डी दिखाते। एफ क्या कहलाएगा? एकाएकी। क्या कहलाएगा? एकाएकी। ठीक है, तो जब एफ ए बराबर ई डैश है, एफ ई बराबर ई डैश है, तो दोनों बराबर हो गए। एफ को एकाएक मान कर चले हैं पहली कंडीशन में ना, तो जब एकाएकी मान कर चले हैं तो प्रतिबिंब बराबर होने पर बिंब भी बराबर होगा, या हटा देने से भी बराबर होगा। ठीक है, तो ए बराबर ई आ गए, तो ए हम कर्नल ऑफ एफ का कोई स्वेच्छ अवयव लिए थे और वे साबित हो गए कि ई के बराबर है। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ में हर एक एलिमेंट ई के बराबर है। जब स्वेच्छ एलिमेंट किसके बराबर हो गया? ई के बराबर। इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ को बी एलिमेंट भी ले होते हैं तो क्या आ जाता? बी बराबर भी ई आ जाता। इससे ये साबित हो गया कि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। जैसे मान लो कोई मुस्लिम देश है तो उसमें हम कोई मेंबर ले लें और उसको सिद्ध करने को मुस्लिम है, इससे साबित हो जाएगा कि उस देश में मुस्लिम के अलावा कोई आदमी नहीं रहते। ठीक है, तो वही हम क्या लेकर चले? कर्नल ऑफ एफ का एक एलिमेंट ए लेकर चले और सिद्ध क्या कर दिए कि ए ई के बराबर है। तो ये ए क्या लिए थे? स्वेच्छ अवयव। जब स्वेच्छ अवयव ई के बराबर हो गया, इसका मतलब कर्नल ऑफ एफ का हर एक अवयव किसके बराबर है? ई के बराबर। तो कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सिद्ध हो गया आवश्यक प्रतिबंध। एफ को क्या मान कर चले? एकाएक समाकारिता मान कर चले, तो सिद्ध कर दिए कि कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या लेकर चलेंगे? कर्नल ऑफ एफ को ई के बराबर मान कर चलेंगे तो एफ को क्या दिखाएंगे? एफ को दिखाएंगे एकाएक समाकारिता है। एफ को दिखाएंगे एकाएक समाकारिता है। तो नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध माना एफ जी से जी डैश में एकाएक समाकारिता है, तब हमें सिद्ध करना है। तब हमें क्या सिद्ध करना है? तो कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगल्टन सेट ई। ठीक है, तो माना ए कर्नल ऑफ एफ का कोई स्वेच्छ अवयव है, कोई स्वेच्छ अवयव है, अर्थात ए बिलोंग इन कर्नल ऑफ एफ, तो इम्प्लाइज एफ ए बराबर ई डैश। कर्नल की परिभाषा से, कर्नल के की परिभाषा से एफ ई बराबर ई डैश हम जानते हैं। एफ ई बराबर ई डैश होता है, तो 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों का राइट हैंड साइड सेम है, लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो एफ ए बराबर एफ ई, तो ए बराबर ई।
ए बराबर ए। तो ए कर्नल ऑफ का कोई स्वेच्छ अवयव है तो ए बराबर क्या हो गया ई। इट मीन्स जिसका अर्थ है कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट नहीं है, कोई अवयव नहीं है। इसलिए कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई सिद्ध हो गया। अतः प्रतिबंध आवश्यक है। अतः प्रतिबंध क्या है? आवश्यक है। अब क्या दिखाएंगे? पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध में क्या दिखाएंगे? जो सिद्ध किए हैं उसको लेकर चलोगे, जो लेकर चले थे उसको सिद्ध करोगे। पर्याप्त प्रतिबंध, पर्याप्त प्रतिबंध, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो माना कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू सिंगलटन सेट ई। तो हमें सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि एफ जी से जी डैश में क्या है? एकाएक समाकारिता है। क्या है? एकाएक समाकारिता है। तो एफ को जी से जी डैश में एकाएक समाकारिता सिद्ध करने के लिए हमें यह दिखाना होगा कि एफ जी से जी डैश में एकाएकी है। क्या है? एकाएकी फलन है। अर्थात 1-1 मैपिंग है, 1-1 फंक्शन है ना। अर्थात एफ इंजेक्टिव मैपिंग है, एफ इंजेक्टिव मैपिंग है। लिख लेना तीनों शब्द ताकि आपको सब समझ में आए। पर्यायवाची भी सिद्ध करना होगा कि एफ जी से जी डैश में एकाएकी फलन है, एफ 1-1 फंक्शन है, अर्थात एफ इंजेक्टिव मैपिंग है। एक ही चीज़ है तीनों। तो 1-1 सिद्ध करने का क्या तरीका है? प्रतिबिंब बराबर लेकर चलें, एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलें तो ए बराबर बी सिद्ध कर दें, यही ना। तो देखो आगे कैसे सिद्ध करेंगे। माना एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी, तो क्या हो जाएगा? इसी को लिख सकते हैं एफ ए एफ बी का इनवर्स का गुणा कर दो दोनों साइड में, एफ बी
एफ बी का इनवर्स। ये क्या हो जाएगा, एफ बी का होल इनवर्स है तो एफ बी इनवर्स लिख सकते हैं, थ्योरम से दिखी है पहली आज की। एफ बी इनवर्स एक दूसरे के प्रतिलोम है तो ये डैश आ जाएगा, ई डैश आ गया। अब तो समाकारिता पहले से सिद्ध है, तभी तो कर्नल परिभाषित होगा। जब समाकारिता नहीं हो तो कर्नल कैसे होगा, ठीक है। तो एफ क्या होगा, समाकारिता है तो ए बी इनवर्स बराबर ई डैश। चूँकि एफ जी से जी डैश में समाकारिता है, समाकारिता है, एक समाकारिता सिद्ध करने जा रहे हैं। समाकारिता तो पहले से है। अब देखो ए बी इनवर्स में एफ लगाने से ई डैश आ गया तो ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट होगा, के का। तो ए बी इनवर्स बिलोंगिंग कर्नल ऑफ एफ यानी के। तो अब कर्नल में क्या मान कर चले हैं हम, कर्नल में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब ए बी इनवर्स के का एलिमेंट हो गया तो इसका मतलब ए बी इनवर्स मुस्लिम होगा। मान लेते हैं मुस्लिम देश है कोई जिसमें कोई हिंदू नहीं है, ठीक है, तो उसमें मुस्लिम के अलावा कोई है ही नहीं। तो ये साबित हो गया कि कोई मेंबर उस देश का आदमी है तो मुस्लिम अवश्य होगा कि नहीं। तो ए कर्नल ऑफ एफ में ई के अलावा कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो ये साबित हो गया कि ए बी इनवर्स के कर्नल के एलिमेंट है। तो निश्चित रूप से ए बी इनवर्स किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ई के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी इनवर्स बिलोंगिंग कर्नल ऑफ सिंगलटन सेट ई। इसमें तो इसका मतलब होगा ए बी इनवर्स बराबर ई। तो बी का गुणा कर दो दोनों साइड में, तो ए बी इनवर्स बी और ई बी। अब बी इनवर्स बी मिलके क्या हो गया, ई। तो ए ई बराबर ई बी, तो ए बराबर बी आत हो गया। तो एफ ए बराबर एफ बी लेकर चले तो ए बराबर बी आना क्या साबित करता है कि एफ एकाएकी है। एफ क्या है, एकाएकी है। असमाकारिता पहले से था तो क्या हो गया, एफ एकाएक समाकारिता है ना। समाकारिता ना होता तो कर्नल कहाँ से आता कि नहीं। एफ है जी से जी डैश में समाकारिता ना होता तो कर्नल कहाँ से आता वे, ठीक है। तो यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के लिए क्या दिखा दिए, ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के लिए ए बराबर बी दिखाना क्या साबित करता है, एफ क्या है, एकाएकी। क्या है, इस प्रकार एफ ए इज इक्वल टू एफ बी के लिए हम पाते हैं कि ए बराबर बी, जिसका अर्थ है कि एफ जी से जी डैश में एकाएक समाकारिता है, एकाएक समाकारिता है। इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी है, इस प्रकार प्रतिबंध पर्याप्त भी है। प्रतिबंध आवश्यक भी था और पर्याप्त भी है। अब समूहों की तुल्यकारिता, अभी क्या थी, समाकारिता। अब तुल्यकारिता की परिभाषा देखिए। तुल्यकारिता क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप, आइसोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। समूहों की तुल्यकारिता, समूहों की तुल्यकारिता, समूहों की तुल्यकारिता। ठीक है।
तो समूहों की तुल्यकारिता क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या है, सुनो। ठीक है, जी और जी डैश दो क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप हैं। एफ जी से जी डैश में एक मैपिंग है, ये मैपिंग एफ है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। कब? एफ क्या हो, एकाकी हो, आच्छादक हो और होमोमॉर्फिज्म हो। एकाकी हो और आच्छादक हो और होमोमॉर्फिज्म या समाकारिता हो, तीनों कंडीशन फॉलो करता हो। एकाकी भी हो, आच्छादक भी हो और समाकारिता भी हो, होमोमॉर्फिज्म भी हो, है ना। 1-1 हो, ऑन-टू हो और होमोमॉर्फिज्म। एकाकी को क्या बोलते हैं, 1-1, आच्छादक को ऑन-टू और समाकारिता को क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। तो कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, जब वह क्या हो, एकाकी हो जिसको 1-1 भी कहते हैं, आच्छादक हो जिसको ऑन-टू भी कहते हैं, और होमोमॉर्फिज्म हो जिसको समाकारिता भी कहते हैं। तो तीनों प्रकार की जो मैपिंग होती है, एकाकी भी हो, आच्छादक भी हो और समाकारिता भी हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तुल्यकारिता। क्या क्या बोलेंगे, एकाकी भी हो, आच्छादक भी हो और समाकारिता भी हो, तो इसको क्या बोलेंगे, तुल्यकारिता। क्या हो, एकाकी को क्या बोलते हैं, 1-1, आच्छादक को क्या बोलते हैं, ऑन-टू, और होमोमॉर्फिज्म को समाकारिता को बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म। तो कोई मैपिंग जी से जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, जब एफ इज 1-1, एफ क्या हो 1-1, एफ इज ऑन-टू और एफ इज होमोमॉर्फिज्म, तीनों कंडीशन फॉलो करती है, तब क्या कहलाएगी वो मैपिंग, आइसोमॉर्फिज्म। क्या कहलाएगी मैपिंग, आइसोमॉर्फिज्म। तो 1-1 दिखाने तरीका तो जान ही चुके हो कि एफ ए बराबर एफ बी लेकर चलें तो क्या दिखा दें, ए बराबर बी तो एफ 1-1 हो जाएगा। और ऑन-टू का मतलब क्या होता है, को डोमेन का हर एक सदस्य संबंधित हो, डोमेन के किसी न किसी अवयव से, कोई एलिमेंट बचा ना हो, बच जाएगा तो अंतःक्षेपी हो जाएगा ना, जिसको इनटू मैपिंग इंग्लिश में बोलते हैं। तो आच्छादक का मतलब को डोमेन के सब अवयव संबंधित हैं, को डोमेन रेंज समान समुच्चय है, को डोमेन और रेंज समान समुच्चय है, तब क्या होगा, एफ ऑन-टू है। और होमोमॉर्फिज्म तो जानते न हो कि एफ ए बी इज इक्वल टू क्या दिखा दें, एफ ए इंटू एफ बी, तो एफ होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, तो एफ एकाकी हो, एफ आच्छादक हो, एफ होमोमॉर्फिज्म हो, समाकारिता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तुल्यकारिता। क्या बोलेंगे, तुल्यकारिता। तुल्यकारिता को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो जी और जी डैश दो क्या हैं, समूह हैं, और एफ जी से जी डैश में एक क्या है, मैपिंग है। तो ये मैपिंग एफ क्या कहलाती है, समूह समाकारिता आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है, जब एफ क्या हो 1-1 हो, एफ क्या हो ऑन-टू हो, और एफ क्या हो होमोमॉर्फिज्म हो। तो जी और जी डैश दो क्या हैं, समूह हैं, एफ जी से जी डैश में एक मैपिंग है, फलन है। तो मैपिंग एफ क्या कहलाती है, आइसोमॉर्फिज्म। कब, एफ इज 1-1, एफ इज ऑन-टू, एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ इज 1-1, एफ इज ऑन-टू, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो मैपिंग एफ क्या कहलाएगी, आइसोमॉर्फिज्म। तो कोई मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, एफ 1-1 भी हो, ऑन-टू भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो। 1-1 हो, ऑन-टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो, तो उसको क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म कब बोलेंगे, जब 1-1 हो, ऑन-टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। तो कोई मैपिंग एफ है, आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाएगी, जब 1-1 हो, ऑन-टू हो, होमोमॉर्फिज्म हो, तो उसे आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। उसे क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फ। समझ गए। तो लिखते हैं इसको, माना जी व जी डैश दो गुणात्मक समूह है, गुणात्मक समूह है, तथा एफ जी से जी डैश में, जी से जी डैश में एक मैपिंग है, एक मैपिंग है, ऐसे मिक्स में लिख लिया करो, है ना, मैपिंग है। तब मैपिंग एफ, तब मैपिंग एफ आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है, कहलाती है यदि नंबर फर्स्ट एफ इज 1-1, एफ एकाकी हो, एफ एकाकी हो। दूसरा एफ इज ऑन-टू, एफ इज ऑन-टू, एफ आच्छादक हो। तीसरा
एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, एफ समाकारिता हो, समाकारिता हो, ठीक है। तो एफ 1-1 हो, ऑन-टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो तो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी। एकाकी हो, आच्छादक हो, समाकारिता हो तो तुल्यकारिता कहलाएगी। समझ गए? तुल्यकारिता। आंटू की स्पेलिंग क्या है? ONTO, ONTO, ऑन-टू, एक साथ लिखना है। ऑन टू अलग अलग नहीं लिखना है, एक साथ लिखना है, ऑन-टू। अब देखो आइसोमॉर्फिज्म का एक उदाहरण लेते हैं, लिख ले। आइसोमॉर्फिज्म का उदाहरण, आइसोमॉर्फिज्म का उदाहरण, यदि R प्लस डॉट, R प्लस वास्तविक संख्याओं का योज्य समूह हो, वास्तविक संख्याओं का योज्य, योज्य यानी गुणा योग संक्रिया हो समूह में, है ना, योज्य समूह हो, तथा R यहाँ पे प्लस लगा है और ये संक्रिया इसकी डॉट है, R प्लस डॉट धनात्मक वास्तविक संख्याओं का गुणात्मक समूह है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का गुणात्मक समूह है, इसकी संक्रिया गुणन है। धनात्मक संख्या इसलिए R प्लस लिखा गया है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का गुणात्मक समूह है। तो एक फलन F, तो एक फलन F R से R प्लस में, R से R प्लस में निम्नानुसार परिभाषित है, निम्नानुसार परिभाषित है। कैसे परिभाषित है? fx बराबर e की पावर s फॉर ऑल s बिलोंगिंग R। तो तब यह फलन f, तब यह फलन f R से R प्लस में आइसोमॉर्फिज्म है, आइसोमॉर्फिज्म, तुल्यकारिता है, तुल्यकारिता है, ठीक है। क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है ना। तो आइसोमॉर्फिज्म सिद्ध करने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? मैपिंग एफ को 1-1 ऑन-टू और होमोमॉर्फिज्म, 1-1 ऑन-टू और, क्योंकि एफ R से R प्लस में 1-1 है। कैसे 1-1 है? एफ एक्स बराबर एफ वाई लेकर चलो, तो एफ की परिभाषा से क्या होगा? ई की पावर एस बराबर ई की पावर वाई, एस बराबर वाई। तो एफ एक्स बराबर एफ वाई के लिए हम पाते हैं
लिए हम पाते हैं S बराबर बाई। अतः एफ आर से आर प्लस में 1 है, 1 है। अर्थात एक एकी है, एक एकी है। ठीक है, फिर आंटू दिखाएंगे। दूसरा दिखाते हैं, या फिर इज 1 2, तो माना कोडोमेन R प्लस का कोई स्वेच्छ अवयव बाई है, कोई स्वेच्छ अवयव बाई है, तब अवयव बाई के संगत डोमेन R में एक अवयव माना क्या लिखा है इसमें? माना कोडोमेन R प्लस का कोई स्वेच्छ अवयव बाई है, तब अवयव बाई के संगत डोमेन R में एक अवयव लाग बाई का अस्तित्व इस प्रकार से है, कि लाग बाई में यफ लगा दोगे तो हो जाएगा ई की पावर लाग बाई, तो ये आ जाएगा बाइन। तो जो अवयव माने थे वही आ गया। जिसका अर्थ है कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू रेंज ऑफ एफ। एफ का कोडोमेन रेंज के समान हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? आच्छादक फलन। अतः एफ आर से आर पॉजिटिव में ऑनटू फंक्शन है, अर्थात आच्छादक फलन है, आच्छादक फलन है। आर से आर प्लस में ऑनटू फंक्शन है, अर्थात आच्छादक फलन है। अब तीसरा क्या दिखाएंगे? एफ इज होमोमॉर्फिज्म। एफ इज होमोमॉर्फिज्म, एफ समाकारिता है, एफ समाकारिता है। तो क्या लेंगे? माना एक्स और वाई बिलोंग इन आर, एक्स कामा वाई बिलोंग इन आर, तब हम देखते हैं एक्स इंटू वाई में एफ लगा के देखते हैं। एक्स इंटू वाई में एफ एक्स और वाई में प्लस लगाएंगे क्योंकि आर में प्लस संक्रिया है ना, शुरुआत में माने। तो एस प्लस वाई में एफ लगाएंगे तो क्या आएगा? ई की पावर एस प्लस वाई आएगा, एफ की परिभाषा से। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ई की पावर एस, ई की पावर वाई। तो क्या होगा? ये एफ एक्स एफ वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ये आ गया। तो आर के दो अवयवों के बीच आर की संक्रिया लगा के मैपिंग एफ लगाए तो आर डैश के दो अवयवों के बीच आर डैश की संक्रिया लग गई। इससे ये बात साबित हुआ कि मैपिंग एफ क्या है? होमोमॉर्फिज्म। जिसका अर्थ है एफ आर से आर प्लस में होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म
होमोमार्फिज्म है, अर्थात समाकारिता है। आइसोमॉर्फिज्म तीनों प्रकार की होती है, एकाकी भी होती है, आच्छादक भी होती है और समाकारिता भी होती है। उसका नाम क्या पड़ जाता है? आइसोमॉर्फिज्म। क्या पड़ जाता है? या तुल्यकारिता। आइसोमॉर्फिज्म या तुल्यकारिता। लिख ले। अब स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल ये हमेशा आती है थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑन ग्रुप। स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन ग्रुप। समाकारिता पर मूलभूत प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। समाकारिता पर मूलभूत प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। समाकारिता पर मूलभूत प्रमेय का कथन लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। समाकारिता पर आई थी क्या CCUC में? अभी तो पता नहीं। समाकारिता पर मूलभूत प्रमेय का कथन लिखिए और सिद्ध कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपके पास होगा ना, तो देख लेंगे। हाँ वो जानते हैं, हम जानते हैं, कहीं तो हर एक यूनिवर्सिटी में आती है ये। स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म। तब 5 मिनट रुक लो, इसके बाद पढ़ाते हैं।